हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, करेक्ट। तो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स के कुछ एग्जांपल्स, करेक्ट। तो कैसे अपन एग्जांपल्स को डील करेंगे, कैसे अपन लेंगे उस चीजों को, हैंडल कैसे करेंगे, चीजों को समझेंगे कैसे, है कि नहीं। जब भी कभी भी फोर्स का आता है तो आपको सिर्फ एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण दूसरे पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू मास, करेक्ट। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। वो हमेशा उसका नेचर अट्रैक्शन का होता है। समझ में आया? तो और वो सेंट्रल फोर्स है, ये भी चीज मैंने बताया था। सेंट्रल फोर्स मतलब it will always act along line joining their centers. It will always act along line joining their centers. Correct? तो आप एक चीज बताइए कि अगर अपन एक और क्वेश्चन देखें वेक्टर फॉर्म का, तो लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर फॉर्म पे खत्म किया था, ठीक है। तो एक मास यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां, एक मास यहां, एक मास यहां, करेक्ट। 8 मासेस है, क्यूब ऑफ साइड ए। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था तुमको, फोर्स कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, हर एक चीज का आप कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, और किसी को भी किसी के वजह से फोर्स लगाना है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। ये वेक्टर फॉर्म है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो मुझे एक चीज बताओ, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 कैसे लिखेंगे बताओ? फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 कैसे लिखेंगे? तो इसमें जो सब पॉइंट आपको करना है क्वेश्चन करते से ही अटेम्प्ट, तो सबसे पहले सबके पोजीशन वेक्टर लिख लो। क्या लिखो? सबके पोजीशन वेक्टर्स। तो अगर तुमने पोजीशन वेक्टर्स लिखा 0,0,0, इसका क्या लिखेंगे? A,0,0, इसका A,A,0, A, इसका A,0,A, और ये A,0,0, A, और ये कौन सा रहेगा? 0,A,A, करेक्ट। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? सोचा आपने ये चीज? अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 हाउ वी कैन डिफाइन? कितना डिस्टेंस है बेसिकली उनके बीच में देखा जाए तो? √2 है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √2a। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √2a, करेक्ट। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? Gm.m अपॉन √2a का होल स्क्वायर। फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स ऑन 7, तो इसका वेक्टर क्या अंदर साइड होगा ऐसा? वो जा किधर रहा है? ओरिजिन के वक्त, ओरिजिन के पास। तो 0i + 0j + 0k माइनस ai + aj + 0k, करेक्ट, अपॉन √a² + a²। बोलो इसका मॉड्यूलस। ये वेक्टर का मॉड्यूलस क्या है? -a - a ही है ना, तो √a²
प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक मेरी बात समझ में आती है। अब आप एक और चीज देख सकते हैं इसमें, जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस आई माइनस जे अपॉन √2, ए कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे। सोचो, आर वेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना, आर वेक्टर ही आपका काम करेगा पूरा। आपको एरो की तरफ देखना है, एरो जिधर जा रहा है वो आपका R1 वेक्टर है, माइनस जहां से आ रहा है वो आपका R2 वेक्टर है, करेक्ट। तो ये चीज हो गया, तो आप सीधा बोल सकते माइनस जी एम स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। आया समझ में आपको? पक्का? सोच के देखो, आप कोई भी फोर्स निकाल सकते हैं इसका, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है, और दिस माइनस दिस, खत्म, दिस माइनस दिस। पर इसमें एक चीज कभी मत भूलना, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय अ यूनिट वेक्टर। क्या नहीं भूलना है आपको? मल्टीप्लाई इट बाय अ यूनिट वेक्टर। अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैग्नीट्यूड ये है, आपको डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन देने के लिए आप कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हो? यूनिट वेक्टर, करेक्ट। लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया सबने। आप इसमें कई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैसा भी, वो आपसे पूछ सकता है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 6, कुछ भी, एनीथिंग। ये सब आप निकाल के कर लेना, ठीक है। अगर हो सके तो मैसेज भी कर दे, कमेंट। इसमें कम से कम 8C2 मान लो, 8C2 कितना बोलते हैं? 8C2 4 इंटू 7 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें फोर्स के, करेक्ट। इसमें 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ मास कैपिटल M, a mass capital M is split into two parts. A mass capital M is split into two parts. Is split into two parts, which are then separated by a certain distance. Which are then separated by a certain distance. Which are then separated by a certain distance. What ratio? What ratio? What ratio? M by M, comma, maximizes the gravitational force between them. Maximizes the gravitational force between them. What ratio maximizes the gravitational force between them? हो गया? बताओ। मान लो एक पार्टिकल था, टूट गया, एक m मास का, एक कैपिटल M माइनस m मास का, करेक्ट। इनके बीच का डिस्टेंस r था, इनके बीच का डिस्टेंस r था, इनके बीच का फोर्स g m माइनस m इंटू m अपॉन r स्क्वायर था, करेक्ट। यहां तक अपने को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अगर हमें इसे मैक्सिमम करना है तो ये r डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो d f बाय डी m डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, g बाय r स्क्वायर m m माइनस m स्क्वायर,
इसमें 3 वैल्यूज कांस्टेंट है, 1 2 3। कैपिटल एम तो कांस्टेंट है ना, टोटल मास तो कांस्टेंट है, उसमें से जो टूटा वो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, g बाय आर स्क्वायर m माइनस 2m इक्वल टू 0। तो m क्या हो जाएगा, बोलो m क्या हो जाएगा, m/2। समझ में आ रही है मेरी बात, m क्या हो जाएगा, m/2, ठीक है। ये चीज समझ में आई, पक्का। सोच के देखो, मिटा दूं, ये चीज समझ में आया आपको सबको। इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन ही यूज होता है। अरे एक मास m था, एक ये था, डिस्टेंस r था, इसका फोर्स आपने ऐसे लिखा G(m1m2 अपॉन r²। अब इसमें उसने क्या बोला, प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। पर्टिकुलर मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स है। अब वेरिएबल क्या हुआ, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, एक ये। अब 2 पार्ट्स में क्या ब्रेक हुआ हमें थोड़ी मालूम, तो m/m क्या होगा, आंसर 1/2 है ना, करेक्ट। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है। मास m, करेक्ट, ये मास m। यहां तक आप मेरी बात समझ में आया। अगर ये मास m है और एक मास m इधर है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, करेक्ट। यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आई। इसको अपन फिक्स कर देते, वैसे क्वेश्चन में फिक्स नहीं होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा वो क्या है फंडा आगे जाके। क्वेश्चन एट द एंड फिक्स कर देते, इसको अपन रिलीज करते, रिलीज। अभी सब वैक्यूम सब कुछ है, रिलीज करेंगे तो ये दोनों मासेस के बीच में क्या फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। इन दोनों मासेस के बीच में क्या फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन। अगर इन दोनों मासेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है तो ये पास आने की कोशिश करेगा, करेक्ट। अगर ये पास आ रहा है तो मान लो यहां से r डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। क्वेश्चन समझ में आया, यहां से r डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है इसका। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में एक पॉइंट हमेशा समझना कि फिक्स्ड मास से मूविंग मास का डिस्टेंस हर वक्त बदल रहा है। फिक्स्ड मास से मूविंग मास का डिस्टेंस हर वक्त बदल रहा है। मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2। फॉर कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में कौन सा मास डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके दिखा रहा तुमको, थोड़ा ध्यान से समझना, जिससे हो गया उसके लिए बहुत बढ़िया। अभी फोर्स के जरिए से अपन करेंगे तो माइट भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट जैसी एनर्जी आता है, टर्मिनोलॉजी एनर्जी वाली, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान, करेक्ट। तो सोचने वाला पॉइंट ये है कि इंफिनिटी से अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस, इन दोनों मासेस का डिस्टेंस बदल रहा है, नहीं बदल रहा हर वक्त। इन दोनों मासेस का अगर डिस्टेंस बदल रहा है तो क्या इस मास पे, इस मास के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या चेंज हो रहा है हर वक्त।
इस मास के ऊपर इससे जो फोर्स लग रहा है क्या हर वक्त बदल रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हर वक्त बदल रहा है। मतलब यहां पे फोर्स क्या है? वेरिएबल। मतलब यहां पे फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स वेरिएबल है। इतना मेरी बात आप समझ गए। अगर यहां से x डिस्टेंस पे ये m2 मास है, m2 मास है मान ले, तो इस पे अभी फोर्स कितना लग रहा? अभी अपन अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर, करेक्ट। G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। यहां तक आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। m1 मास का m2 मास पे जो फोर्स लग रहा है अभी, वो क्या लग रहा है? G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। यहां तक मेरी बात समझे? अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर जो फोर्स लग रहा है F, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? इसके ही मास से डिवाइड करना पड़ेगा, F बाय m2। सही है गलत? इसका एक्सेलरेशन क्या है? F बाय m2। तो क्या आएगा? G m1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसका, इस बॉडी का एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन देम, x पे। इसके ऊपर का एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। और क्या x पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल है, निकालना, वेलोसिटी है। जब इनफाइनाइट पे फोर्स जीरो है तो यहां पे वेलोसिटी भी जीरो मान सकते हैं अपन। बोलो, यहां पे क्या अपन वेलोसिटी जीरो मान सकते हैं? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? सही है। यहां पे अपन वेलोसिटी जीरो मान सकते हैं। अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो मान सकते हैं और ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? v dv by dx। देखो, करेक्ट? समझ में आया क्या? और इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, v dv g m1 जब इनफाइनाइट था तो ये जीरो था, जब ये v है तो ये r है। आई क्या मेरी बात समझ में? पक्का? अरे जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डिवाइड बाय इनफाइनाइट स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो तुम कितना बड़ा नीचे डिवीजन हो रहा है? तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो यही रहेगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन सीधा बोल सकते हैं v स्क्वायर बाय 2। इसका इंटीग्रेशन हम सीधा बोल सकते हैं v स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं? जहां तक मुझे लगता है यही है, करेक्ट? यही है, देखो ना। करेक्ट? तो ये इनफाइनाइट और x, इनफाइनिटी और r रहेगा। लिमिट्स, यहां पे लिमिट्स क्या रहेगी? 0 और v, है कि नहीं? यहां पे लिमिट क्या रहेगी? 0 और v। तो इसकी लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस g m1 बाय r, माइनस g m1 बाय r, करेक्ट? माइनस g m1 बाय r। तो ये फोर्स अट्रैक्शन है, करेक्ट? ये फोर्स अट्रैक्शन है, हाँ।
तो अगर ये फोर्स अट्रैक्शन हुआ तो अपना यहां पे निगेटिव जाएगा। देखो देखो इधर कि ये फोर्स अगर अट्रैक्शन जा रहा है तो इसमें अपन क्या करेंगे? सिंपल एक ही चीज जाएगा कि अट्रैक्शन, इसलिए निगेटिव साइन आ रही है ना, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड पे अपने को खेलना है तो निगेटिव साइन अपन यहां पे फोर्स लिखेंगे क्योंकि इट्स निगेटिव डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन निगेटिव है। मेथड सही है आपका, मेथड में कोई बुराई नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू रूट 2gm1/r। आएगा समझ में? V इज इक्वल टू रूट 2gm1/r। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? पक्का? सोच लो, रूट 2gm1/r। क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? वापस से एक और बार समझाओ। सोचने वाला पॉइंट बस इसमें इतना सा ही है कि इसमें एक्सेलरेशन हर वक्त बदल रहा है। इसमें सोचने वाला पॉइंट क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन हर वक्त बदल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हर वक्त बदल रहा है। तो यहां एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इस हिसाब से अपने को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। गॉट माय पॉइंट? एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इस हिसाब से अपने को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट।